देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र का आशय है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर यदि वह स्थिर विद्युत बल का अनुभव करता है तो वहाँ तक का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। हमने यहाँ पे एक बिंदु आवेश रखा है प्लस क्यू। इस बिंदु आवेश प्लस क्यू से सभी संभव दिशाओं में बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है या निर्गत होती है। अब हम कोई अन्य आवेश, चाहे वो धन आवेश है या ऋण आवेश है, जैसे कि प्लस क्यू है या माइनस क्यू आवेश है, अगर हम इन आवेशों को धीरे धीरे करके इस रखे हुए या स्थिर आवेश के पास में लेके आते हैं तो एक क्षेत्र ऐसा आएगा या एक ऐसी स्थिति आएगी जब ये दोनों परस्पर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करने लग जाएंगे। या अगर मैं इस आवेश को, जैसे कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव और हम जानते हैं दोनों आवेशों में आकर्षण बल कार्य करेगा, अगर इस आवेश को लाने पर जिस जगह से बल लगना प्रारंभ होगा बट यहाँ जो बल लगेगा वो आकर्षण का रहेगा तो उस क्षेत्र को हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र। तो मान लीजिए यहाँ तक जो एरिया बन रहा है, जैसे ये प्लस क्यू आवेश इस एरिया से बाहर है तो प्लस क्यू और इस प्लस क्यू के अंदर कोई प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करेगा, अर्थात कोई क्रिया नहीं होएगी। यहाँ माइनस क्यू और इस प्लस क्यू के बीच में भी कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। लेकिन जैसे ही हम इस प्लस क्यू आवेश को यहाँ से उठा के यहाँ लाते हैं, इसके सीमा में या इसके परिक्षेत्र में लेके आएंगे, अब इन दोनों आवेशों के बीच में एक बल कार्य करेगा और वो प्रतिकर्षण बल होगा। और ऐसे ही इस माइनस क्यू को भी हम जैसे ही इस एरिया में लेके आएंगे, इस क्षेत्र में लेके आएंगे, तब इन दोनों आवेशों के बीच भी एक बल कार्य करेगा जो कि आकर्षण का होगा। तो इस प्रकार से एक क्षेत्र बनाया है इस बिंदु आवेश ने अपना, यही क्षेत्र कहलाएगा इसका विद्युत क्षेत्र। फिर से सुनिएगा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को लाने पर यदि वह स्थिर विद्युत बल का अनुभव करे, स्थिर विद्युत बल आकर्षण का भी हो सकता है या प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, तो वहाँ तक का क्षेत्र कहलाएगा अपना विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र की जो परिकल्पना है उसको व्यक्त करने वाले वैज्ञानिक का नाम था माइकल फेराडे। विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना देने वाले वैज्ञानिक का नाम था माइकल फेराडे। तो ये था हमारा पहला पॉइंट इसके अंदर छोटा सा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र के बारे में हमने जान लिया है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो वहाँ तक का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। और इस विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना व्यक्त करने वाला या पुष्टि करने वाला वैज्ञानिक का नाम था माइकल फेराडे। जैसे कि अगर हम बात करें उदाहरण की चुंबक, जैसे हमारे पास में एक चुंबक का टुकड़ा है और हम जानते हैं चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक एन पोल होता है और एक एस पोल होता है, अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। और हम ये भी जानते हैं कि चुंबक जो है वो लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन जैसे कि हम एक लोहे की कील लेते हैं और इसको एक निश्चित दूरी पर रख देते हैं चुंबक से, तो एक निश्चित दूरी तक तो ये इसको आकर्षित नहीं करेगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोहे की कील को इसकी ओर लेके आएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी, एक ऐसा बिंदु आएगा जहाँ से ये लोहे की कील को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। बस यहाँ तक, जहाँ से ये लोहे की कील को आकर्षित करना शुरू करती है, वहाँ तक का जो क्षेत्र बनेगा वो इस चुंबक का कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक वैसे ही इस आवेश का भी अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनता है, वो इस आवेश के लिए कहलाता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इसी का सेकंड बिंदु है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एक प्रतीक ई से व्यक्त करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसको प्रतीक ई से व्यक्त किया जाएगा। हमें इसी के बारे में जानना है, बोर्ड कक्षा के अंदर इसका 2 नंबर का परिभाषा पूछा जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखिएगा इस डायग्राम से समझते हैं। यहाँ जो समांतर रेखाएं खींची गई है, ये समांतर रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को निरूपित करती है। ये जो रेखाएं है वो एक समान विद्युत क्षेत्र को निरूपित कर रही है। ये बता रही है कि यहाँ जो विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है वो एक समान है, एक समरूप है, अर्थात इसके मान में कहीं भी किसी भी बिंदु पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे एक परीक्षण आवेश रखा है क्यू नोट। परीक्षण आवेश को हमेशा क्यू नोट से व्यक्त किया जाएगा। और यहाँ ये जो तीर के निशान है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है वो बाईं से दाईं ओर आरोपित है या लगा हुआ है। तो जैसे ही हम इस विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश क्यू नोट रखते हैं, तुरंत इस आवेश पे एक बल कार्य करने लगेगा जिसकी दिशा इसी विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। तो यहाँ
हमने जैसे ही परीक्षण आवेश Q नोट को विद्युत क्षेत्र E में रखा है तो इस पर एक बल कार्य करेगा, अर्थात ये विद्युत क्षेत्र इस परीक्षण आवेश Q नोट पे एक धक्का लगाता है या बल आरोपित करेगा, जिसकी दिशा इसी विद्युत क्षेत्र की ओर होगी और यहाँ बल को इंगित किया हमने F से। अब इसी आधार पर हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो यहाँ जो आपका विद्युत क्षेत्र है उसको हम लिखेंगे E से, और E इज इक्वल टू हो जाएगा F/Q नोट। ये E की वैल्यू आई है हमारे पास में। E अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होती है बल बटा आवेश, बल बटा आवेश। तो यहाँ से हम परिभाषा बना सकते हैं, देखिएगा, यदि इस Q नोट का मान में 1 कूलाम ले लूँ, Q नोट का मतलब है परीक्षण आवेश, अगर इसका मान 1 कूलाम ले लिया जाए तो आपका जो E है अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बराबर निकल जाएगा F के। बस यहीं से इसकी परिभाषा बन जाएगी। तो देखिएगा परिभाषा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे इकाई परीक्षण आवेश पर, क्योंकि इस परीक्षण आवेश का मान हमने लिया है 1 कूलाम अर्थात इकाई है, तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल है वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। मतलब यह है कि इस बिंदु के ऊपर जो परीक्षण आवेश रखा है, मान लो ये 1 कूलाम है, कितना है 1 कूलाम, तो इस 1 कूलाम आवेश पे ये जो विद्युत क्षेत्र जितना बल लगाएगा, जितनी तीव्रता से इसको अपने ओर खींचता है, वही होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर ज़्यादा फोर्स होगा, ज़्यादा बल से खींचेगा तो तीव्रता ज़्यादा रहेगी, अगर बल कम लगा रहा है विद्युत क्षेत्र तो तीव्रता का मान भी कम रहेगा। इसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू F/Q नोट। अगर Q नोट का मान मैं 1 कूलाम ले लूँ तो E किसके बराबर निकलेगा, F के बराबर, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब ही है ये बल, जो बल लग रहा है उसी को हम क्या कह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर मैं इसका सदिश रूप लिखना चाहूँ तो आप सदिश रूप में लिख सकते हो, क्योंकि आपका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसकी एक निश्चित दिशा होती है, इसका मान भी होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम E सदिश इज इक्वल टू, हम पहले से जानते हैं कि बल एक सदिश राशि होती है, तो F के ऊपर डाल देंगे सदिश और अपॉन में आ जाएगा Q नोट, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। E सदिश इज इक्वल टू हो जाएगा F सदिश अपॉन Q नोट। ठीक है, अब बात करते हैं कि बल कितना लग रहा है, अर्थात ये विद्युत क्षेत्र जो है वो इस आवेश पे कितना बल आरोपित कर रहा है। कि इस बल का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो बड़ा आसान है, चाहे तो हम यहाँ से ले सकते हैं, चाहे तो यहाँ से आप F का मान निकाल सकते हो। तो मान लो हमें सदिश रूप में प्राप्त करना है तो हम यहीं से निकाल लेते हैं। अगर मेरे को F निकालना है तो F सदिश इज इक्वल टू, यहाँ वज्र गुणा करवाओगे तो Q नोट गुणा हो जाएगा E से, तो F सदिश बराबर हो जाएगा Q नोट E सदिश। ये आ गया हमारे पास में। इस आवेश पर इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो विद्युत बल आरोपित किया जा रहा है उसका मान या उसका फॉर्मूला आ चुका हमारे पास में। तो F सदिश इज इक्वल टू होगा Q नोट E सदिश। इस परीक्षण आवेश का गुणा हम विद्युत क्षेत्र से करवाएंगे तो हमें बल का मान पता चल जाएगा, कितना फोर्स आरोपित किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ जो सूत्र है हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का, इसका एक सैद्धांतिक रूप या गणितीय रूप भी होता है, तो उसको कैसे लिखेंगे, सैद्धांतिक रूप में। सैद्धांतिक रूप में लिखना है तो ये लिखेंगे इस प्रकार से हम, E सदिश इज इक्वल टू, लिमिट देंगे इसको एक सीमा, और जो अपरीक्षण आवेश है Q नोट टेंस टू कर देंगे 0, और ये ऐसा कैसा आ जाएगा आपका F सदिश अपॉन Q नोट सदिश। कक्षा 11 में भी हम पढ़ चुके हैं। E सदिश इज इक्वल टू लिमिट Q नोट टेंस टू 0, मतलब यह है कि यहाँ जो परीक्षण आवेश हमने लिया है, यहाँ टेंस टू, इस जो तीर का निशान है इसको बोलते हैं टेंस टू को हम कहते हैं की ओर अग्रसर होना। टेंस टू का मतलब है की ओर अग्रसर होना, मतलब कि आपका जो परीक्षण आवेश है उसका मान जो है वो 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। 0 की ओर अग्रसर होने का मतलब ये नहीं कि 0 करना है, अगर आप 0 कर दोगे यहाँ मान तो E का मान इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहाँ तक संभव है उतना छोटा मान लेंगे हम, किसका, परीक्षण आवेश का, तब हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक परिमित मान प्राप्त होगा। तो ये इसका सैद्धांतिक रूप हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है पूरे लेसन में काम में आएगी कि यहाँ जो धन आवेश है, अगर आपने धनावेश लिया है, अर्थात विद्युत क्षेत्र में कोई धनावेश को रखा है, तो उस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, अर्थात धनावेश पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि धनावेश पर बल सदैव
विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। अर्थात फिर से मैं यहाँ एक विद्युत क्षेत्र बना रहा हूँ। विद्युत क्षेत्र जब भी व्यक्त करना है तो इन समांतर रेखाओं के द्वारा व्यक्त करेंगे। ये ई अर्थात ये जो तीर के निशान है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्लस क्यू आवेश रखा है। अब मैंने ऊपर लिख दिया है कि धनावेश है तो इस पर जो बल लगेगा कौन लगाएगा, ये विद्युत क्षेत्र लगाएगा। वो किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ तीर के निशानों से हमें पता चल रही है कि दाईं ओर लग रही है, तो यहाँ बल भी किधर लगेगा, दाईं ओर। तो यहाँ हम व्यक्त कर सकते हैं कि यहाँ जो फोर्स लग रहा है F उसकी दिशा ई की दिशा में होगी, अर्थात दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। फिर आगे बात करते हैं इसके अपोजिट। अगर इसी आवेश की जगह हमने आवेश ऋण आवेश ले लिया, ये तो धनावेश है, अगर आवेश हम ऋण आवेश लेते हैं तो उस पर भी बल कार्य करेगा, बट अंतर इतना होगा कि उस पे जो बल लगेगा उसकी जो दिशा है वो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत रहेगी। तो यहाँ हम लिख देते हैं, अगर आपका आवेश ऋण आवेश है, ये ई हो गया आपका, और यहाँ मान लो मैंने नेगेटिव आवेश अर्थात माइनस क्यू को लिया है, माइनस है ये, ठीक है भाई। तो इस पर भी बल लगेगा लेकिन उसकी डायरेक्शन बल्कि ई के विपरीत दिशा में रहेगी, अर्थात जो F लगेगा वो ई के जस्ट अपोजिट होगा। तो ये तो हो गई है बात दिशा की, पूरे लेसन में काम में आएगी, ध्यान रखना। हमें फिर से दोहरा देता हूँ कि धनावेश पर जो बल लगेगा वो सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, और ऋणावेश पे जो बल कार्य करेगा वो हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। आगे बात करते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मात्रक क्या होगा। अक्सर मात्रक पूछ लिया जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखिए। तो हम देखते हैं यहाँ से, ये रहा हमारा फॉर्मूला, बड़े आसानी से हम लिख सकते हैं मात्रक। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखना है कि तीव्रता का मात्रक देखिएगा यहाँ E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। तो हम जानते हैं ये एफ का मतलब फोर्स यानी कि बल है, तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और नीचे आपका आवेश, और आवेश का मात्रक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्या होता है, कूलाम। तो हम बटा में लिख देंगे क्या, कूलाम। तो ये मात्रक बन चुका है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, जो कि होता है न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम, सी का मतलब यहाँ कूलाम से है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। आगे देखिएगा, एक और मात्रक होता है इसका, वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे, वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें कि ये कहाँ से आया है तो हम अगले लेसनों में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं बताता हूँ कि एक सूत्र होता है विभवांतर का, V बराबर होता है E इंटू आर। जो विभव या विभवांतर है वो बराबर होता है विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी के, विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी के। तो हमें फिलहाल मात्रक निकालना था E का, तो E की वैल्यू निकालेंगे तो V में भाग लग जाएगा किसका, R का। V यहाँ विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, और नीचे दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो इस प्रकार से एक मात्रक बन गया वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है भाई। तो ये थी हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इसका फॉर्मूला है, सदिश रूप लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये सैद्धांतिक रूप है। फिर बात करते हैं कि दिशा की, तो दिशा की अगर हम बात करते हैं तो धनावेश पर जो बल लगता है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, ऋणावेश पे जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। हम बीमा बनाएंगे इसकी। बीमा लिखना बड़ा आसान है। सबसे पहले हम यहाँ बीमा लिखेंगे बल की, जो कि हम सभी जानते हैं M1 L1 T-2, और नीचे है हमारा आवेश। आवेश की विमा भी मैंने आपको पढ़ा दी है A1 T1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ विमा बन जाएगी M1 ऐसा कैसा, A1 अपनी जगह रहेगा, T1 को सॉल्व करते हैं, फिलहाल L1 ऐसा आ जाएगा। T की पावर A के ऊपर जाएगी, माइनस में बढ़ेगी तो T की पावर माइनस का हो जाएगा 3 और A की पावर माइनस का 1। ये विमा हो चुकी हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, M1 L1 T-3 A-1, ठीक है। तो ये पूरा मैटर था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और ये हमें पूरा कंप्लीट करना है, तब जाके 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बिंदु की किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालनी है, कितनी आएगी। तो हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, ये प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे r दूरी पे एक बिंदु P लिया है, इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को ज्ञात करना है। E ज्ञात करने के लिए मैंने बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 को रख दिया है।
अब जैसे क्यू नोट रखेंगे तो ये धनावेश इस पर एक बल आरोपित करेगा, इस बल के कारण बनेगी अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब वो कितनी बनेगी तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। देखिएगा, कूलाम का नियम लगाते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश क्यू नोट पर लगने वाला बल। ठीक है भाई, ये चीज़ हमने पढ़ ली है। अगर कोई दो आवेश किसी जोड़े में रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे रखे हैं कि पहला आवेश प्लस क्यू है, दूसरा आवेश अपना परीक्षण आवेश है, अगर ऐसे कोई दो आवेश रखे हैं तो उनके बीच सदैव काम करता है कौन सा बल? कूलाम का बल। तो यहाँ कूलाम का नियम लगाएंगे और उस बल का मान हम निकाल सकते हैं। कितना बल लगेगा तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, यही होता है कांस्टेंट के Q1। Q1 कौन है यहाँ पे? प्लस का Q, ये Q लिख दिया भाई। Q2 कौन है यहाँ? Q नोट है, ये Q नोट रख देंगे। दूरी कितनी है? R, ये R और साथ में क्या होता है? स्क्वायर। तो ये बल लग रहा है हमारे पास में इन दोनों आवेशों के बीच में। F इज इक्वल टू के Q नोट अपॉन R का स्क्वायर। हमें निकालनी है तीव्रता E की वैल्यू निकालनी है, तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। हमने पढ़ लिया E का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ लिखूंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, जो कि अभी हमने पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हमने जान लिया था कि E इज इक्वल होता है F अपॉन क्यू नोट। ये थी हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E इज इक्वल होता है F अपॉन क्यू नोट। F की जगह F की वैल्यू रख देंगे, हमें पता चल चुका बल कितना लग रहा है, हमने अभी निकाला। ठीक है, तो रख देते हैं इसको। तो E इज इक्वल टू F की जगह लिखूंगा मैं के क्यू नोट बटा R का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये तो F का मान, और बटा में क्या है? क्यू नोट, तो ये बटा में लिख दिया क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, तो E बच गया हमारे पास में के क्यू बटा R का स्क्वायर। बस यही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, जो कि पूरे लेसन में काम आएगा। जब भी बात करते हैं बिंदु आवेश कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाएगा, तो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मान सदैव रहेगा के क्यू बटा R का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ जो प्लस क्यू आवेश है जिसको हम बिंदु आवेश कह रहे हैं, वो R दूरी पे जो बिंदु P है वहाँ जो विद्युत क्षेत्र बना रहा है उसका मान बनेगा के क्यू बटा R का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये तो तब है जब यहाँ निर्वात है, अर्थात बीच में कोई माध्यम नहीं है। अगर बात करें कि माध्यम रख देंगे तो E पे क्या फर्क पड़ेगा, घटेगी या बढ़ेगी, तो हम बड़े ही आसानी से माध्यम के लिए भी E का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, ये निर्वात का भाई, अगर मैं बात करूं माध्यम के लिए, माध्यम मान सकते हो जैसे यहाँ कुछ भी रख दिया हमने, पीवीसी रख दिया, ग्लिसरीन भर दिया, मोम, रबर, धातु, अब्रक। ठीक है, ऐसा कोई सा भी माध्यम रख सकते हैं और सबके लिए वैल्यू मैंने आपको लिखवा दी है पहले सारणी के अंदर। तो माध्यम के लिए कितना होगा, करना कुछ नहीं है भाई, चाहो तो देखो इसको और खोल सकते हो। E इज इक्वल टू के की वैल्यू सबको पता है, निर्वात के लिए होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। क्यों अपनी जगह ही जाएगा, बटा R का स्क्वायर। ये निर्वात के लिए पूरी वैल्यू मैंने लिख दी है। अगर बात करें माध्यम के लिए, तो माध्यम के लिए सबको पता है यहाँ जो मान है के का वो चेंज हो जाएगा माध्यम के लिए। तो माध्यम के लिए E इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और एप्सिलॉन R आ जाएगा भाई यहाँ पे, और बाकी ऐसा कैसा Q अपॉन R का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ये जो मान आया है E का वो माध्यम के लिए आया है, और ये जो मान था वो निर्वात के लिए था। यहाँ एक्स्ट्रा क्या आ चुका है, एप्सिलॉन R। मतलब सीधा सा है कि जो माध्यम अगर आप रख रहे हो तो E का जो वैल्यू है या E का जो मान है वो सीधा सीधा एप्सिलॉन R गुणा कम हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि जैसे ही आप क्या रखोगे, माध्यम रखते ही नीचे एप्सिलॉन R का आपको भाग देना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने पानी रख दिया, यहाँ पे बीच में पानी भर दिया, तो पानी के लिए एप्सिलॉन R होता है 80, तो 80 का आपको क्या लगाना पड़ेगा, भाग। तो सीधा सीधा E का मान निर्वात की तुलना में 80 गुना कम हो जाएगा। तो ये माध्यम के लिए वैल्यू थी, ये निर्वात के लिए E की वैल्यू थी। ठीक है, और ये हमने धनावेश लिया है। चाहो तो आप इनके सदिश रूप भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ सदिश रूप भी बता देता हूँ कि सदिश रूप में कैसे लिखेंगे। सदिश रूप में कोई सा भी एक फॉर्मूला ले सकते हो, जैसे यहाँ लिखा हमने E सदिश इज इक्वल टू, ये ऐसा कैसा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट
Q अपॉन आर स्क्वायर ऐसा का ऐसा। अब यहाँ सदिश के लिए अपने पास कुछ बचा नहीं है, यहाँ Q भी अदिश राशि है, ये भी अदिश है, ये सारे कांस्टेंट है, तो यहाँ लेना पड़ेगा अपने को इकाई सदिश यानी कि आर कैप। ठीक है भाई, ये अभिलंबवत इकाई सदिश आर कैप ये व्यक्त कर रहा है कि ये ई जो है वो सदिश राशि होती है। तो ये तो हमने लिया था यहाँ पे धनावेश, बिंदु आवेश कैसा था, धनावेश। अगर मान लो बोला सर कि नेगेटिव ले ले तो क्या फर्क पड़ेगा इस पर, तो बाकी तो ऐसा ही करना है आपको, यहाँ जाके चेंज हो जाएगा। नेगेटिव है तो यहाँ चिन्ह का आ जाएगा माइनस का। बोला ऐसा क्यों हो रहा है भाई, यहाँ देखो सब कुछ बदल गया। अगर मैं यहाँ माइनस क्यू आवेश दूंगा, ठीक है, अगर मैं माइनस क्यू आवेश दूंगा तो अब आप खुद समझदार हो कि ये माइनस क्यू जो है वो इस पे बल लगाएगा, लेकिन क्या दिशा ये होगी क्या, नहीं, इधर खींचेगा ना, तो इस बल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। समझ गए, इस बल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जबकि हमारी दूरी की डायरेक्शन हमने नहीं बदली है। अब भी आपकी जो आर है ना वो इधर से इधर चल रहे हैं हम, ठीक है, जबकि ई का मान इधर हो जाएगा, क्योंकि बल का जिधर बल की दिशा होती है उधर ही ई की दिशा रहेगी। ठीक है, इसलिए यहाँ अगर आप नेगेटिव के लिए ले रहे हो, माइनस क्यू आवेश के लिए, अगर बिंदु आवेश माइनस का है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है के लिए, तो आप लिख सकते हो कि ई सदिश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर और माइनस आर के आपको लिख देना है। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि जो ई और आर है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है या विस्थापन जिसको हम कह रहे हैं वो विपरीत डायरेक्शन में होंगे। ठीक है भाई, तो ये है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के सारे सूत्र हो गए हैं। ठीक है, सदिश रूप भी मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट, इसका पहला अनुप्रयोग खत्म हुआ। अब बात करते हैं, यहाँ तो एक ही आवेश दिया है, मान लो कि समूह के अंदर ऐसे बहुत सारे आवेश हो, तब कितनी तीव्रता उत्पन्न करेंगे सारे आवेश मिलके, जैसे कि हमने अध्यारोपण के सिद्धांत में बलों के कारण निकाला था, तो वो भी बात कर लेते हैं। इसी का सेकंड है हाँ भाई, इसका एक और देख लीजिए। अगर आपको ग्राफ बनाना है ई के लिए, तो हमारा ई का फॉर्मूला सीधा सा आया है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होती है के क्यू बटा आर का स्क्वायर। यहाँ एक ग्राफ बना सकते हैं हम, किसके बीच में, ई और आर के बीच में, कि इनमें क्या रिलेशन होगा, ये चीज़ हम बता सकते हैं किसकी सहायता से, ग्राफ की सहायता से बता सकते हैं। तो साफ पता चल रहा है यहाँ ई और जो आर है वो एक दूसरे के कैसे है, व्युत्क्रमानुपात संबंध है, अर्थात ई प्रोपोर्शनल हो रहा है 1/r का स्क्वायर, ये संबंध आ रहा है। ऐसे संबंध के लिए जो हमारा ग्राफ बनता है वो हमेशा कैसा बनेगा, परवलयाकार। कैसा ग्राफ इंगित करना है, परवलयाकार। यहाँ स्वतंत्र राशि आर है, परतंत्र है आपका ई, अर्थात आर के अनुसार क्या बदल रहा है, ई, न कि ई के अनुसार आर नहीं बदल सकता भाई, दूरी के अनुसार आपका विद्युत क्षेत्र बदल रहा है। तो स्वतंत्र राशि को तो हम रखेंगे कहाँ पे, एक्स अक्ष, यानी कि ये तो आर की वैल्यू हो गई है, और परतंत्र ये ई की वैल्यू हो जाएगी। आप देख सकते हो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे ई घटता जाएगा, या जैसे जैसे आप आर को घटाओगे तो ई बढ़ता जाएगा। ठीक है भाई, तो ये ई आर आप ग्राफ बना सकते हो। अगर आप चाहो कि मैं सीधा ग्राफ बनाना चाहता हूँ सर रेखीय, तो भी बना सकते हो, बट वैल्यू चेंज करनी है आपको। यहाँ आर के बजाय 1 क्या लेना पड़ेगा, आर, और ये ई आई जाएगा। अब आपका ग्राफ वापस सीधा हो जाएगा। ठीक है भाई, इसी का सेकेंड अनुप्रयोग, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने केवल एक आवेश के कारण निकाल के देखी थी, अब ले रहे हैं हम आवेशों का निकाय, मतलब बहुत सारे आवेश अगर रखे हैं, उनका समूह है, तो उसको हम निकाय कह रहे हैं, तो उसके कारण कितनी तीव्रता उत्पन्न होगी। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये चीज़ आपको पहले पढ़ा दी है, अध्यारोपण का सिद्धांत लगा देना है। जब भी बात आवेशों के निकाय की है तब एक ही सिद्धांत काम करता है, अध्यारोपण का सिद्धांत, उसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। देखिएगा, मान लो यहाँ कोई बिंदु P है, ठीक है, इस P बिंदु से R1 दूरी पे कोई आवेश रखा अपना Q1। इसी प्रकार यहाँ कोई अन्य दूरी R2 है और यहाँ आवेश रखा है Q2। फिर मान लेते हैं एक आवेश रखा है Q3 जिससे बिंदु P की दूरी है R3। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आवेश रखे हैं
और अंतिम आवेश हम ले रहे कौन सा, nवा आवेश यानी कि Qn। दूरी मान लेते हैं क्या है, Rn। तो अभी हमने जो पढ़ा था ये वाला चीज़, बिंदु आवेश, R दूरी, बिंदु P, ठीक है भाई। तो यहाँ भी तो ऐसा ही कुछ हो रहा है, जैसे मान लो आप इन सबको भूल जाओ तो यहाँ बिंदु आवेश अकेला तो बिंदु आवेश ही होगा ना, दूरी वही आ गई है, बिंदु क्या आ गया है P। मेरे को इसके कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ानी है, चाहो तो आप परीक्षण आवेश रख देना। परीक्षण आवेश हमेशा क्या लिया है, Q नोट। Q नोट तो है ही P के ऊपर। ऐसे ही अब जब इसका निकालूंगा तो ये भी तो बिंदु आवेश है अपने आप में, ये भी अपने आप में क्या है, बिंदु आवेश। तो ये सब अलग अलग क्या है, बिंदु आवेश, लेकिन हमें निकालने हैं सारे मिलके कितना यहाँ तीव्रता उत्पन्न कर रहे हैं। तो सभी की अलग अलग निकाल के क्या कर देंगे हम, सदिश रूप में जोड़ देंगे, तो कुल परिणामी तीव्रता बिंदु P पर उत्पन्न हो जाएगी या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो देख सकते हैं हम यहाँ Q1 आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर ही बनाएगा भाई, नाम दे देते हैं क्या, E1। ऐसे आपका Q2 जो आवेश है वो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कर रहा है, जिसकी डायरेक्शन इससे दूर हटती हुई हो जाएगी, कौन सी, E2। ऐसे आपका Q3 है, ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने से दूर की तरफ बनाएगा क्या, E3। ऐसे ही nवा जो आवेश है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कर देगा, कौन सी, En। सदिश चाहो तो आप लगा सकते हो। तो इस प्रकार से ये सारे आवेश मिलके इस बिंदु P पर क्या उत्पन्न कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कर रहे हैं। बस तो अध्यारोपण के सिद्धांत से इन सारे पृथक पृथक आवेशों के द्वारा बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न की जा रही है, उन सभी का जो योग है वो यहाँ परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को उत्पन्न करेगा। तो यहाँ हम काम में लेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हम कह सकते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से निकाय में स्थित पृथक पृथक आवेशों के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, उन सभी का जो योग है वो यहाँ बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता को उत्पन्न करेगी। तो हम लिख सकते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसको हम लिखेंगे E सदिश से। तो E सदिश इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, E1 सदिश प्लस E2 सदिश प्लस E3 सदिश प्लस डैश डैश डैश, यहाँ n तक हम इसको जोड़ लेंगे तो En सदिश। अब E1 क्या होगा, E2 क्या होगा, E3 या En क्या होगा, ये चीज़ें हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अभी अभी हमने निकाली है बिंदु आवेश के कारण। तो हम जानते हैं ये बिंदु आवेश है, ये कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाएगा भाई, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था KQ/R का स्क्वायर। तो यहाँ लिख दो ना K, ऐसा कैसा आएगा Q। अब Q कौन सा है, यहाँ Q1 है तो इसको चेंज कर दूंगा 1। R, अब दूरी आपको देखनी है, चेंज हो चुकी, कौन सी आएगी, R1। तो यहाँ दूरी का मान हम क्या ले लेंगे, R1। बस कंप्लीट हुआ। सदिश रूप देना है तो इकाई सदिश क्या जाएगा, R कैप। R कैप कौन सा हो जाएगा, R1 कैप। इसी प्रकार से E2 कौन उत्पन्न कर रहा है, आवेश Q2 उत्पन्न कर रहा है भाई। तो यहाँ फिर से लिखूंगा K कॉमन है, Q कौन सा, 2, और दूरी कौन सी लेनी है, R2, और R2 का कैप। ऐसे ही हम आगे जोड़ देंगे K E3 के लिए Q3 अपॉन दूरी R3 और इकाई सदिश हो जाएगा आपका R3 कैप प्लस डैश डैश डैश। nवा आवेश जो है बिंदु P पे वो En विद्युत क्षेत्र बना रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे K Qn अपॉन Rn और Rn का K, ठीक है भाई। फिर से यहाँ हम देख लेते हैं कॉमन सभी में K है, इसको बाहर करते हैं तो ई सदिश इज इक्वल टू जाएगा K कॉमन, अंदर बच रहा है Q1 अपॉन R1 का कैप प्लस Q2 अपॉन R2 और R2 का कैप प्लस Q3 अपॉन R3 और R3 का कैप। ऐसे ही जोड़ देंगे आगे nवें मान को, तो प्लस Qn बटा Rn और Rn का कैप, ठीक है भाई। तो ये आ गया हमारे पास में इन सारे आवेशों के द्वारा, जो सारे आवेश है Q1 Q2 Q3 या Qn1 जितने भी चाहे हम जोड़ सकते हैं। ये सारे आवेश मिलके यहाँ जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेंगे कहाँ पे, बिंदु P पे, उसका मान ये यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। चाहे तो हम इसका सैद्धांतिक रूप या गणितीय रूप यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। देखिएगा ई सदिश इज इक्वल टू, यहाँ कॉमन चीज को ऐसा कैसा लिख देंगे K। अब आगे हमें पता है सभी राशियाँ जुड़ रही है और क्रमागत जुड़ रही है, अर्थात 1 से लेके n तक इनको जोड़ा जा रहा है। योग है तो योग के लिए हम सिंबल काम में लेते हैं सिग्मा। कितनी राशियां जुड़ रही है, n जुड़ रही है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे n। शुरू कहाँ से हो रही है, अर्थात कहाँ से प्रारंभ हो रहा है इनका योग, तो हमें पता चल रहा है 1 से लेके जा रही है n तक। तो i का मतलब है इनिशियल यानी कि प्रारंभ हो रही है कहाँ से, 1 से। और बाकी यहाँ जो राशियाँ उनको ऐसा कैसा उतार देंगे Q,
1 को शो कर रहा है आई, तो यहाँ आई डिनोट कर देंगे, बटा आर ऐसा का ऐसा, और 1 की जगह फिर यहाँ लिखूंगा आई, यहाँ पे आर कैप लिखा है, कैप ऐसा का ऐसा लगा देंगे, और 1 की जगह फिर से क्या लिख देंगे आई। ये हो गया इसका सैद्धांतिक या गणितीय रूप, सैद्धांतिक रूप। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। E इज इक्वल टू होता है K समीशन N I इज इक्वल टू 1 QI बटा RI और RI का कैप। इस प्रकार से हम अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से कितने भी आवेशों के कारण किसी बिंदु के ऊपर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं।